हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ उसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसे एग्जाम में पूछा जा चुका है या उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऐसा बोले तो हर साल इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यह पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है जिसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौस यानी HCF लौस यानी LCM ज्ञात करना है। यह प्रश्न हर साल एग्जाम में एक प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है 2 नंबर में। कितने नंबर में? 2 नंबर में, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ से इस टॉपिक से हर साल एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम गारंटी के साथ इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल आना है तो आना ही है। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करिएगा। और अगर किसी को समझने में दिक्कत आए तो वे कमेंट करके बता सकते हैं। उनकी समस्याओं का हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है और हमारे चैनल पर बने रहना है। तो पहला प्रश्न ही हमसे पूछ लिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का HCF यानी मौसा निकालना है। ओके, तो आप लोगों को जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और आंसर शीट मिलेगा तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है वो ध्यान में रखिए। एग्जाम में लिखते टाइम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के आगे अपना नंबर लिख देंगे। 1 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वहां पर 1 लिखेंगे और सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 6, 8 और 22 का गुणनखंड निकालना होगा। क्या निकालना होगा? गुणनखंड। गुणनखंड यानी फैक्टर। क्या निकालना होगा? फैक्टर। फैक्टर निकालेंगे 2 से 6 कितनी बार में लगेगा? 3 बार में। 3 से 3 कितनी बार में लगेगा? 1 बार में। उसी प्रकार से हम लोग 8 का फैक्टर निकालेंगे। किसका? 8 का। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में? 4 बार में। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में? 2 बार में। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में? 1 बार में। इस प्रकार से हम लोग फैक्टर निकालते हैं। आप सभी लोगों को फैक्टर निकालने आता ही होगा। जिसको नहीं आता है वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। उसके बाद 22 का फैक्टर निकालेंगे 22 का। 2 से लगेगा कितनी बार में? 11 बार में। फिर 11 से 11 कितनी बार में लगेगा? 1 बार में। फैक्टर निकालने के बाद आप लोगों को उस फैक्टर के नीचे कहाँ लिखिएगा? नीचे। यहाँ हमने साइड में लिख दिया है ताकि एक ही पेज में रहे और आप लोगों को क्या हो, समझ में आए। लेकिन आप जब एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम में कॉपी में लिखिएगा तो फैक्टर निकालिएगा, उसके नीचे ये बात लिखना है जो कि इधर लिखा हुआ है साइड में। यहाँ पर जितने भी बात लिखे गए हैं वो फैक्टर के कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। इस बात को ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद आप लोग फैक्टर निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को यह लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों ने 6 का फैक्टर निकाला था तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना कितना हमारे पास आया है? 2 इंटू 3, 2 और 3 आया है तो यहाँ पर गुना में लिखेंगे। यहाँ पर गुना में लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 गुना 3। क्या लिखेंगे? 2 गुना का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। यहाँ गुना का सिंबल दिया गया है। यह जो सिंबल है यह किस चीज का है? गुना का सिंबल है। ओके, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुना 3। उसी प्रकार से 8 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू
2। उसी प्रकार से 22 का निकालेंगे तो 2 इंटू 11 आएगा। अब आप लोगों को इतना लिख लेने के बाद नीचे एक लाइन लिखना है सार्वगुणनखंड। क्या लिखना है? सार्वगुणनखंड। क्या लिखेंगे? सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में लिखने वाले स्टूडेंट यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिखेंगे और हिंदी के स्टूडेंट यहाँ पर सार्वगुणनखंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड कहने का ये मतलब हुआ कि हमने अभी जो 3 संख्या दी हुई है 6, 8, 22 का, उसका जब हम लोगों ने क्या किया? फैक्टर निकाला। क्या निकाला? फैक्टर। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, फैक्टर निकाला तो उन तीनों में कोई एक ऐसी संख्या है जो कि उन तीनों में आती है। ठीक, इसी को हम लोग सार्वगुणनखंड कहते हैं, जो तीनों में आता हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक 2 है जो कि 6 में भी आ रहा है, 6 के फैक्टर में, और यहाँ भी 2 है जो कि 8 के फैक्टर में आ रहा है, और यहाँ भी 2 है जो कि 11 के फैक्टर में आ रहा है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से सर्कल बना करके, जैसे यहाँ से सर्कल बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से सर्कल बना देंगे और बता देंगे कि यह वाला हम कॉमन ले रहे हैं। सर्कल बनाने से यह मालूम चलता है कि यह वाला भाग हम यहाँ से तीनों में से कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन लिए हैं? 2। अब बताइए एक बात, यहाँ पर और कोई चीज कॉमन होगा क्या? 2 को छोड़कर और कोई चीज आगे कॉमन बचेगा जो कि तीनों में आना चाहिए? किसमें? तीनों में आना चाहिए। तीनों में आने वाली कोई ऐसी संख्या कॉमन हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमारा सार्वगुणनखंड 2 का 2 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो कॉमन तो अब मिलेगा नहीं तीनों में। तीनों संख्या में कोई कॉमन हमें नहीं मिलेगा, इसलिए सार्वगुणनखंड हमारे पास 2 का 2 ही रह जाएगा। उसके बाद जो सार्वगुणनखंड आता है वही हमारा HCF हो जाता है। क्या हो जाता है? HCF। यानी HCF सार्वगुणनखंड को ही क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे HCF बराबर 2। क्या लिख देंगे? HCF बराबर 2। जो सार्वगुणनखंड है वही हमारा HCF है, वो 2 लिख देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ तक हर स्टूडेंट सही बनाता है, यहाँ तक हर स्टूडेंट सही क्वेश्चन को सॉल्व करता है, लेकिन यहाँ के बाद जैसे ही स्टूडेंट LCM में जाता है ना, तब स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। क्या करता है? बहुत बड़ी गलती कर देता है। तो आखिर देखते हैं कि वो कौन सी गलती है जो हर स्टूडेंट करता है, जो आप लोगों को नहीं करना है। तो इस गलती को यहाँ पर हम लोग अभी सीख रहे होंगे। सबसे पहले जो हमारा सार्वगुणनखंड आया है वह LCM में लिखना होगा। तो सार्वगुणनखंड हमारे पास 2 आया है, LCM में क्या लिखे? 2। उसके बाद हम लोग गुना का सिंबल लगाएंगे, गुना का सिंबल लगा दिए। उसके बाद यहाँ जो हमने सर्कल कर दिया है, अब इसको छोड़ देना है। क्या करना है? इसको छोड़ देना है। LCM के लिए जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से बनाना है। ओके, यहाँ जिसको हम लोगों ने अभी सर्कल किया उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब बचा हमारे पास यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 इंटू 2 और यहाँ पर 11। अब देखना है क्या 6 और 8 का। अब 2-2 का पेयर लेंगे। जब LCM बनाने के लिए बात करेगा ना, तो हम 2 में भी कॉमन ले सकते हैं। 6 और 8 में भी कोई कॉमन मिलेगा तो उसको ले लेंगे, या फिर 8 और 22 में कॉमन मिलेगा तो उसको ले लेंगे। ओके, यह LCM बनाते टाइम ध्यान रखना है कि कोई 2 संख्या में भी कॉमन मिल रहा है तब उसको LCM बनाते टाइम ले लेना है, लेकिन HCF बनाते टाइम तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। कितना में कॉमन मिलना चाहिए? तीनों में। लेकिन LCM बनाते टाइम 2 संख्या में भी कॉमन मिल रहा है तो ले लेंगे। तो देखिए 3 और 2 में, इन दोनों में कोई कॉमन है? 6 का अभाज्य गुणनखंड और 8 का अभाज्य गुणनखंड में कोई कॉमन मिलेगा? बताइए। यह वाली 2 को छोड़ करके, यहाँ जो 2 लिखा गया है ना, इसको छोड़ करके 3 में और इस 2 में कोई कॉमन है? नहीं है। नहीं है तो इसीलिए इस 3 को यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए गुना में 3 यहाँ लिखा गया है। और अगर हम 11 और 3 में कॉमन लेने की बात करें तो यहाँ भी कॉमन नहीं होगा, और 2 और 3 में कॉमन की बात करें 2 और 11 में तो यहाँ भी कॉमन नहीं होगा। अब कहीं कॉमन नहीं लिया जा सकता है, 2 संख्या में भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए
अब हम लोग यहाँ पर जितना भी संख्या बच गया है उन सभी को लिख देंगे। क्या करेंगे? उन सभी को लिख देंगे। तो उन सभी को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं 2 गुना 2 को, तो यहाँ पर 2 गुना 2 लिखा गया है। उसके बाद यह 6 का गुणनखंड में 3 बचा हुआ है, 3 लिखा गया है। उसके बाद 22 के गुणनखंड में 11 बचा हुआ है, 11 लिखा गया है। और जब इन सभी को गुना करेंगे, हम इन सभी को क्या करेंगे? गुना कर लेंगे इस प्रकार से। सभी को क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 264। कितना आएगा? 264। देखिए गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24, 24 में 11 से गुना करेंगे 264, 264 हो जाएगा। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि यह जो प्रश्न अभी मैंने कराया वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न जिसमें कह रहा है बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्यक है। क्या है? शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब x का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। आप सभी लोगों को मालूम है x के पावर 2 है, इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। और शून्यक निकालने के लिए द्विघात समीकरण को हम लोग किसके बराबर लिखते हैं? 0 के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं? 0 के बराबर लिखते हैं। यह प्रश्न 2 नंबर का है। कितनी नंबर का? 2 नंबर का है। ओके, और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा। समझ गए? इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के सामने उसी लाइन में हम लोगों को लेट लिखना होगा, इंग्लिश में लेट। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माना की। कथी लिखेंगे? माना की। क्या लिखना होगा? माना की। माना की लिखने के बाद हम लोग ये वाला जो अपना इक्वेशन दिया गया है 4x² माइनस 3, इसको यहाँ पर उतार लेंगे। क्या करेंगे? उतार लेंगे 4x² माइनस 3 को, और इसके इक्वल टू में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, क्योंकि इसका क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। इसीलिए इक्वल टू में हम लोग क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब 4x² इज इक्वल टू +3 लिखा गया है, क्योंकि -3 है। इक्वल के इस साइड जाएगा, किस चीज में हो जाएगा? +3 में हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। अब x² बराबर 3/4 लिखा गया है। 4 यहाँ पर गुना में है x के, इक्वल के इस साइड जाएगा, किस चीज में हो जाएगा? 3 के डिवाइड में हो जाएगा। वही चीज लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो यहाँ पर √3/4 लिखा गया है, और प्लस माइनस लगाया गया है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है x बराबर प्लस माइनस √3/4। क्या लिखा गया है? √3/4। ओके, तो यहाँ इसके आगे भी हम लोग बना सकते हैं इसको। इसके आगे भी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब इसको सॉल्व करेंगे √3/4 को, तो क्या आएगा? सबसे पहले तो प्लस माइनस आएगा, और देखिए √3 का √3 ही रह जाएगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। और √4 का वर्गमूल निकालने की बात करें तो वो हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। x का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √3/2। क्या आ जाएगा? x का मान, x बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। कितना आएगा? प्लस माइनस √3/2 आएगा। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि प्लस माइनस क्यों लगाए सर? तो जब भी आप लोग एक बात ध्यान में रख लीजिए कि जब भी रूट का बात हो, किस चीज का? रूट का बात हो, तो रूट में से हमेशा कोई भी संख्या का मान प्लस और माइनस के रूप में निकलता है।
प्लस में भी उसका आंसर आता है और माइनस में भी उसका आंसर आता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस का यूज किया गया है। ओके, तो यह प्रश्न आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में एक प्रश्न रहेगा। इस प्रतिस्थापन विधि से हर साल एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हर साल इस टॉपिक से एग्जाम में एक सवाल पूछा ही पूछा जाता है। ओके, तो इस टॉपिक को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। क्या करना है? हल करना है, जिसमें हमारा इक्वेशन दिया गया है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इतना इक्वेशन दिया गया है हमारे पास। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार से अगर आप लोग एग्जाम में जाकर के पेपर में लिखिएगा तो आपके, अगर आपसे क्वेश्चन गलत भी बन जाता है ना, तब भी आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि यह मैथ का सब्जेक्ट है और मैथ के सब्जेक्ट में नंबर नहीं कटता है। मैथ के सब्जेक्ट में क्या होता है? नंबर नहीं कटता है। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि मैथ के सब्जेक्ट में नंबर नहीं कटता है। ओके, एक बार फिर से मैं आप लोग सभी लोगों को बता दूं, यह प्रश्न क्या कह रहा था। यह प्रश्न कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इस टॉपिक से हर साल एग्जाम में एक सवाल पूछ लिया जाता है, हर साल एक सवाल पूछ लिया जाता है। ओके, जिस तरह से हम आपको बताने वाले हैं अभी, आप लोग भी एग्जाम में जाकर के उसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करिएगा, ताकि आपका नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। क्या होगा? नंबर नहीं कटेगा। अगर आपसे सवाल गलत भी बन जाता है ना, तो भी आपको पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा। ओके, तो बस तरीका को ध्यान में रखना है और आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग अपना पहला इक्वेशन लिख लेंगे, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 लिखा गया है। ओके, और समीकरण 2 में लिखा गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यह कितना है? हमारा समीकरण 2 है। यह तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोगों को लिखना होता है समीकरण 2 से। क्या? समीकरण 2 से। अगर प्रतिस्थापन विधि की बात की जाए, प्रतिस्थापन विधि की बात की जाए तो हमेशा समीकरण 2 से ही बनाएंगे। किससे बनाएंगे? समीकरण 2 से। किससे बनाने का कोशिश करेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से किस प्रकार से बनाएंगे? तो सबसे पहले समीकरण 2 कितना है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे? उसको यहाँ पर लिख लेंगे। और समीकरण 2 में से हम लोग x का मान निकाल रहे होंगे। किसका मान? x का मान। x का मान निकालने के लिए 3 माइनस 2y, 3 है और 2y प्लस में है, इसको इक्वल के इस साइड भेज देंगे। किस चीज में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? x बराबर 3 माइनस 2y। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 3। ओके, x का मान यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2y। जैसे ही हम लोग समीकरण 2 से बनाएंगे, यह हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाद एक लाइन यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ओके, अब x का मान हमारे पास निकल गया। x का मान हमारे पास क्या आया है? x बराबर 3 माइनस 2y। x का मान कितना आया है? x बराबर 3 माइनस 2y।
अब हम लोग इस x के मान को समीकरण 1 में डाल देंगे। कहाँ पर डाल देंगे? समीकरण 1 में। कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लीजिएगा। क्या ऐड कर लेना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ऐड करना है x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर ये वाली लाइन ऐड कर लेना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। इतना लिखने के बाद अब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? x का मान कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या कह रहा था? 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यही क्या है? हमारा समीकरण 1 है। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, यह क्या है हमारा? यह समीकरण 1 है, जहां पर x का मान हम लोगों को क्या रखना है? 3 माइनस 2y रखना है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखे है 7 इंटू ब्रैकेट लगा करके, क्या लगा करके? ब्रैकेट लगा करके मान को रखेंगे 3 माइनस 2y। 7 लिखेंगे और x का मान 3 माइनस 2y आया है। कितना आया है? 3 माइनस 2y, जो कि यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं ब्रैकेट लगा करके रखेंगे। हमेशा मान रखेंगे किस चीज में रखेंगे? ब्रैकेट में। और माइनस 15y का 15y ही रह जाएगा और इज इक्वल टू 2 का 2 ही रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख रहे होंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहे होंगे? तो 7 में 3 से गुना कर लेंगे। 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 21। और 7 में माइनस 2y से गुना कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस 14। और माइनस 15 तो हमारे पास है ही। और y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 2। उसके बाद 21 का 21 और माइनस 14y और माइनस 15y दोनों ऐड होकर के बन जाएगा हमारे पास माइनस 29y और इज इक्वल टू 2 का 2। उसके बाद हमारे पास आएगा 21, क्या आएगा? 21 और प्लस 2 है, इसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे, हमारे पास हो जाएगा माइनस 2। और इधर माइनस 29y है, इसको इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा प्लस 29y। अब जब हम लोग 21 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 19। कितना आएगा? 19। और वह किसके बराबर हो जाएगा? 29 y के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 29 गुना में है, इस साइड जाएगा किस चीज में हो जाएगा? भाग में। तो यहाँ पर लिखा गया है 19/29। 19/29 यानी 19/29 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? y के। किसके बराबर हो जाएगा? y के। इसी को यहाँ पर सीधा करके लिख दिया गया है, y बराबर 19/29। इसी को सीधा करके क्या लिख दिया गया है? y बराबर 19/29। यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया? y का मान निकल गया। y का मान निकल गया ना। अब कुछ नहीं करना है, y का मान निकल गया। फिर अपने जो y का मान 19/29 आया है, उसको कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में नहीं, 2 में नहीं, समीकरण 3 में रखेंगे। क्योंकि 3 निकाले थे, जिसमें डायरेक्ट y का मान रखने पर x का मान हमारे पास आ जाएगा। तो हम y बराबर 19/29 समीकरण 3 में डाल देंगे। तो चलिए रख देते हैं, वहीं पर लिखा गया है x बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे। समीकरण 3 में क्या? समीकरण 3 में, किसमें? थर्ड में y बराबर रख, y का मान, y बराबर हमारे पास कितना आया था? 19/29। क्या आया था? 19/29 रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। रख रहे हैं इस प्रकार से, रखने पर। जब रखेंगे हम समीकरण 3 में y बराबर 29, तो समीकरण 3 था हमारे पास क्या? x बराबर 3 माइनस 2y। y के जगह पर हम लोग 19/29 रख रहे हैं। तो x का x बराबर का बराबर, 3 का 3 माइनस का माइनस 2 का 2 और y के
2 गुना में है तो गुना का सिंबल लगाएंगे और 19/29 लिख देंगे। और जब हम लोग गुना करेंगे ना तो हमारे पास 19 में 2 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है 2 गुना 19/29 यानी 2 इंटू 19/29 कुछ इस प्रकार से ये वाला लिखा गया है। ओके, जब हम लोग 2 में 19 से गुना कर लेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 39 और बट्टे में 29 का 29 ही रह जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा वहां पर आप लोगों को शायद ही ना समझ में आ रहा हो। तो हमारे पास कितना आ गया था 3 माइनस है, देखिए यह लाइन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है 3 माइनस 38/29 क्या लिखा गया है 38/29 और 38/29 किस प्रकार से आया मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब हम लोग इन दोनों का क्या कर रहे हैं एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं एलसीएम, तो 29 और 1 का एलसीएम निकालेंगे हमारे पास कितना आएगा 29। 1 का टेबल में 29 आएगा 29 बार में और 29 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 87 माइनस कितना लिख देंगे 38। 87 माइनस 38 तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है 87 माइनस 38 बटा में कितना है 29 तो 29 लिखा गया है। और जैसे ही 87 में से 38 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 49 और बटा में 29 का 29 तो x का मान हमारे पास आ गया 49/29 और y का मान पहले से ही निकल गया था 19/29। लास्ट में लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29 और इसको यहाँ पर ऐसे इस प्रकार बना करके लिख देंगे आंसर। और हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से सॉल्व हो गया है प्रतिस्थापन विधि से। और इस प्रकार आप बना लीजिएगा ना तो आपका एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। एग्जाम में 2 नंबर आप लोगों का कोई नहीं काट सकता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप बना रहे हो तो देखिए यहाँ पर डबल इक्वल टू के साइन के पहले x लिखा गया है, इसके आगे इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का एरो बनाना जरूरी है। इस प्रकार का एरो बनाना जरूरी है, देखिए सभी में इस प्रकार का एरो बना दिया गया है। आप लोग भी जब एग्जाम में लिखिएगा तो इस प्रकार के एरो बनाइएगा जिसमें 2 लाइन होना चाहिए इधर। अगर आप 2 लाइन के जगह पर 1 लाइन कर देते हैं तब वह गलत हो जाएगा। हमेशा आपको इस प्रकार से 2 लाइन वाली एरो बनानी है। ओके, इसे इम्प्लाई डैट बोलते हैं, इम्प्लाई डैट या फिर इसको और बोला जाता है और OR और बोला जाता है। ओके, और लास्ट में जब आंसर मिल रहा होगा यहाँ पर हम लोग को x का मान मिल रहा था तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिंबल बना दिया जाता है अतः x बराबर इतना। इसको अतः पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे अतः, जैसा कि इसमें भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर भी यह प्रकार का सिंबल बनाया गया है और यहाँ पर डबल एरो वाला सिंबल लगाया गया है। ओके, तो इस प्रकार से हर लाइन में आप लोगों को इस प्रकार का सिंबल लगाना है और लास्ट वाली लाइन में जिसमें आंसर मिल रहा होगा हम लोगों को उसको उसमें ये वाली सिंबल को लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीज आप एग्जाम में छोड़ते हैं तो हो सकता है कि कॉपी चेक करने वाला आपका क्वेश्चन सही भी होगा ना तो उसमें से नंबर काट लेगा। क्या करेगा नंबर काट लेगा। अगर आपने सही भी उत्तर दिया होगा तो वो आपका नंबर काट लेगा। इस प्रकार की गलतियां एग्जाम में जाकर के नहीं करना है, इसीलिए अभी हम बता दे रहे हैं। ओके, कि इस प्रकार की गलतियां एग्जाम में जाकर के नहीं करना है, अभी से अलर्ट हो जाइए। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7y + 6 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है विविक्तर। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जगह सवाल पूछा जा चुका है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। ध्यान दे लीजिएगा विविक्तर को आखिर कैसे निकालते हैं। तो इस बनाने के लिए सॉल्यूशन में लिखना होगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन में लिखेंगे। गिवन का हिंदी में मतलब होता है दिया है। क्या मतलब है
दिया है। गिवन इसलिए लिखते हैं बताने के लिए एग्जामिनर को कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया था, तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया था 2x² माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग गिवन में लिखेंगे। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कोई चीज दिया गया हो उसको गिवन करके लिखना है, क्योंकि अगर आप गिवन लगा के लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ लड़का सही से पेपर लिखा है, सही से पेपर दिया है। आप लोगों को एक भी गलती एग्जाम में नहीं करना है। ओके, इन सभी कुछ बच्चे गिवन लिखना भूल जाते हैं, तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है, याद कर लेना है कि गिवन लिखना बहुत जरूरी है। ओके, नहीं तो आपका एग्जाम में नंबर कम आएगा। कुछ बच्चे सही बना करके आते हैं फिर भी उनका नंबर कम आता है। वो इसीलिए कम आता है क्योंकि वो इस प्रकार की चीजें लिखना भूल जाते हैं, या सिंबल लगाना भूल जाते हैं, या ये वाली सिंबल भूल जाते हैं, और ये वाली सिंबल भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग इस प्रकार की छोटी मोटी मिस्टेक एग्जाम में करते हैं ना, तो आपका जाहिर सी बात है कि नंबर कम आएगा। इसीलिए मैंने यह स्पेशल वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के आया है कि क्या क्या एग्जाम में गलती नहीं करना है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया ना कि ये सब को सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। नहीं लगाइएगा एग्जाम में नंबर कम आएगा। क्या होगा, एग्जाम में नंबर कम आएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए गिवन दिया है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ से ए का मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए का मान। देखिए ए का मान ए बराबर लिखेंगे, बी बराबर लिखेंगे, सी बराबर लिखेंगे। आखिर ए बी सी का मान आएगा कहाँ से, ये तो समझना है ना। आखिर ए बी सी का मान आएगा कहाँ से। तो देखिए ए का मान हमेशा एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो रहेगा वो ए का मान हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 2 है, तो ए का मान हमारे पास कितना होगा, 2। और अगर बी का मान की बात किया जाए तो बी का मान y के गुणांक में जो रहेगा, तो y के गुणांक में हमारे पास कितना है, -7 है। कितना है, -7। तो बी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, -7। तो माइनस लगाना भी नहीं भूलना है। अगर माइनस दिया गया है तो माइनस लगाना होगा, नहीं तो आप सभी लोगों का गलती हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि माइनस लगाना जरूरी है। और सी का मान कहाँ से आएगा, तो लास्ट में जो संख्या दी होगी वही हमारा सी का मान होगा, जो कि +6 दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखे हैं, 6 लिखे हैं, क्योंकि इसके आगे पहले से ही प्लस छुपा हुआ है, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है विविक्तर निकालने की। क्या निकालने की, विविक्तर। प्रश्न में हमसे क्या कह रहा था, विविक्तर निकालना है। क्या निकालना है, विविक्तर। क्या निकालना है, विविक्तर। हम लोग इस प्रकार का सिंबल बनाएंगे, 2 बूंद का ऊपर और 1 बूंद का नीचे। इसका मतलब होता है चूंकि, इसका मतलब होता है चूंकि अगर हम लोग कोई फॉर्मूला बना रहे हो या फिर कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तो ये वाला सिंबल लगाइए। फॉर्मूला के आगे लाइन में ये वाला सिंबल होना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला जिस लाइन में होगा ना उस लाइन में ये वाला सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ये वाला सिंबल लगाइएगा। और क्वेश्चन में कह रहा था विविक्तर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, विविक्तर। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्तर। विविक्तर को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, किस चीज से, कैपिटल डी से। तो आप लोग हिंदी में विविक्तर लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में डायरेक्ट आप कैपिटल डी लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। कुछ बच्चों को यह फॉर्मूला याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो इस फॉर्मूला को अभी हम 2 मिनट में याद करवा देंगे जादुई ट्रिक से। आप लोग हमारे साथ इस फॉर्मूला को 5 बार पढ़िए। विविक्तर d बराबर b² - 4ac। बस 5 बार सिर्फ आप हमारे साथ इस फॉर्मूला को पढ़ लीजिए, बोल दीजिए ना, याद हो जाएगा। d बराबर b² - 4ac, 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 d बराबर b² - 4ac। बस 5 बार हो गया ना, अब आप समझ लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद हो गया। अब आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद हो गया है। क्या था फॉर्मूला, विविक्तर बराबर d बराबर b² - 4ac। क्या फॉर्मूला था, b² - 4ac। अब हम लोग कुछ यहाँ पर मान रख रहे होंगे। तो b का मान हमारे पास कितना आया था, देखिए b का मान हमारे पास कितना है, -7। तो यहाँ पर हम लोग -7 का स्क्वायर कर रहे होंगे। यह स्क्वायर लिखा गया है, ऊपर में 2 है, यहाँ पर कितना है, ऊपर में 2 है।
कुछ लोग इसको नीचे दो ना समझ ले, इसीलिए इसको मैं अभी सही कर देता हूँ। अभी इसको हम सही कर देते हैं। यह स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, यह स्क्वायर है। इसको अभी हम सही कर देते हैं। ओके, बस 1 मिनट का समय लगेगा सही करने में। बस हो गया, यह स्क्वायर बन गया। अब आप सभी लोगों का पूरा टेंशन दूर। क्या है? यह 7 स्क्वायर है। क्या है? -7 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? -7 का स्क्वायर। क्योंकि बी का मान हमारे पास कितना था? -7, और बी का स्क्वायर करना था। हम लोगों ने किसका स्क्वायर कर लिया? -7 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस है, -4 है 4। उसके बाद गुना में ए सी है तो गुना का सिंबल लगाएंगे, और ए का मान हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है। कितना है? 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। फिर गुना का सिंबल लगाएंगे, और फिर सी का मान भी हम लोगों ने निकाल रखा है 6। कितना है? 6। अब जैसे ही माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 49 होगा। कितना होगा? 49। कितना होगा? 49। और माइनस है, -7 है, और स्क्वायर करने के लिए पता है आप लोगों को उसी चीज में दोबारा गुना किया जाता है, तो माइनस में। और आप सभी लोगों को मालूम है माइनस में माइनस से गुना होगा तो माइनस का सिंबल हट जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 49 लिखा है, माइनस नहीं लिखा है। क्योंकि माइनस में माइनस का स्क्वायर होगा, यानी माइनस में माइनस से गुना होगा तो वो प्लस बन जाता है। इसीलिए -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही 49 आएगा। और यहाँ पर देखिए 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए, हमारे पास कितना आया? 12। 12 में 4 से मल्टीप्लाई किए, हमारे पास कितना आया? 49। और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसीलिए हम माइनस लगा देंगे, -48। 49 माइनस 48, 49 माइनस 48। अब जब हम लोग 49 में से 48 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? डी बराबर 1 आएगा। और यही डी हमारा बेबी उत्तर है। और अभी मैंने पीछे बताया, जब आप लोगों को आंसर निकल रहा हो तो कुछ इस ये वाला सिंबल बनाते हैं, अतः वाला, अतः डी बराबर 1, और लास्ट में लिख देंगे आंसर। हो गया। बस प्रश्न बन करके तैयार हो गया है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इतना ही तो करना था, और इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया है। ओके, तो ये प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न। यह प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछ चुका है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे एग्जाम में पूछ चुका है, एग्जाम में इसको पूछ चुका है। तो आप लोग इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, कृपया कर इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, इसको क्या करना है? ध्यान से समझना है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज के इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? यह आखिरी प्रश्न है। इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट और क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, इतना आप सभी लोगों को समझ में आया? तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से बनाना है। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रश्न को तो समझ तो लेते हैं, तभी तो इस प्रश्न को बनाएंगे ना। तो इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न में कह रहा है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव संख्या। पॉजिटिव संख्या मतलब जो एक से शुरू होता है, एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाना है? 1000 तक जाना है। तो ऐसे ही आप सभी लोगों को दिमाग में चल जाना चाहिए कि यह तो एक एपी बन गया यार। क्या बन गया? एपी बन गया। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे हम लोग, लेट मतलब माना कि। और अभी ध्यान में आया कि यह तो एक एपी बन गया। एपी बन गया, कैसे एपी बन गया? 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाना है? 1000 तक जाना है। और जाने कैसे कि यह एपी बना है? तो देखिए, एपी जानने के लिए आप सभी लोगों को मालूम है कि डी निकालना पड़ता था। क्या निकालना पड़ता था? डी। जब हम डी का फॉर्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास कितना है? 2। 2 में से 1 घटाएंगे
2 में से 1 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। और 3 में से 2 को माइनस करेंगे फिर भी 1 आएगा। 4 में से 5 को माइनस करेंगे फिर भी 1 आएगा। तो इसके बाद आप सभी लोगों को मालूम चल जाना चाहिए कि यह एक क्या दिया गया है, यह एक एपी दिया गया है, यह एक एपी दिया गया है हमारे पास। एपी एपी बोले तो समांतर श्रेणी दिया गया है, जिसका प्रथम पद को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं ए से। जिसका प्रथम पद क्या है ए है। जिसका प्रथम पद क्या है ए है। जिसका प्रथम पद ए है तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर 1। प्रथम पद ए बराबर 1। ए बराबर 1। ए को प्रथम पद बोला जाता है। कौन सा पद बोला जाता है प्रथम पद ए बराबर 1 प्रथम पद। उसके बाद हम लोग अपना डी निकालेंगे। डी मतलब सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे सार्व अंतर, कॉमन रेशियो। तो डी का फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है A2 माइनस A1 कितना होता है A2 माइनस A1 होता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारे पास 2 है और पहला पद 1 है। जब हम लोग 2 में से 1 को माइनस करेंगे डी का मान हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। और n बराबर 1000 इसलिए लिखा गया है। n है पदों की संख्या। n क्या है पदों की संख्या। 1 से लेके 1000 तक में कुल कितने पद होंगे तो 1000 पद होंगे। कितने पद होंगे 1000 पद होंगे, इसीलिए n बराबर 1000 लिखा गया है। Tn An या L इस तीनों का एक ही मतलब है। Tn An या फिर L इन तीनों का एक ही मतलब है अंतिम पद। इन तीनों का क्या मतलब है अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग Tn An या फिर L से सूचित करते हैं, जो कि हमारा अंतिम पद भी क्या है 1000 है। 1000 है 1000 है। और आप सभी लोगों को मालूम है क्या निकालने के लिए कह रहा है, योग निकालने के लिए कह रहा है। बस हम लोग एसएन का फॉर्मूला लगा लेंगे। किसका फॉर्मूला लगा लेंगे एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला वो भी कौन वाला तो n/2 a प्लस एल वाला लगाएंगे। ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस एल वाला फॉर्मूला इसीलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ए भी मालूम है और एल भी मालूम है। ए हमारा प्रथम पद और एल क्या है हमारा अंतिम पद। तो बस ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया। देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। और अभी हमने आप लोगों को बताया जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला सिंबल लगाते हैं, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ओके तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। और n का मान हमारे पास 1000 है। n का मान कितना है 1000, यानी s 1000 लिखेंगे। और n का मान 1000 लिखेंगे। बटे में 2 है तो बटे में 2 लिखेंगे। और ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए a प्लस एल है। a का मान हमारे पास 1 और l का मान 1000 है। जब हम लोग 2 से 1000 को भाग देंगे कितनी बार में कटेगा 500 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा 500 बार में। और यहाँ ब्रैकेट टूटेगा क्या हो जाएगा गुना। 1000 में 1 ऐड होगा क्या हो जाएगा 1001। और 500 में 1001 से गुना करेंगे 500 आंसर आएगा। कितना आएगा 500 आंसर आएगा। कितना आएगा 500 आंसर आएगा। ओके तो मुझे आशा है कि यह वाला प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर लिख देंगे। आंसर बस बन गया आपका सवाल। और आप लोग समझ लीजिए कि 5 सवाल बना लिए ना, का 10 नंबर एग्जाम में आ गया है। तो इसी के साथ 10 नंबर की समाप्ति होती है इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो के साथ 10 नंबर की क्या हो गई समाप्ति हो गई। और आप लोग समझ लीजिए कि किस प्रकार से 10 नंबर का आप लोगों ने अभी यूं बैठे बैठे ही सीख लिया 10 नंबर। यूं बैठे बैठे ही 10 नंबर आप लोगों ने सीख लिया। मैथ के ट्रिक 10 नंबर का ये ट्रिक सीख लिया, जो कि अब आपसे एग्जाम में इस सवाल को छोड़िए नहीं सकते हैं। एकदम आप लोग गारंटी के साथ कह रहे हैं कि यह वाला सवाल आप लोग बना के आइएगा। कोई भी स्टूडेंट होगा जिसने हमारा यह वीडियो देखा होगा तो वो जरूर ये वाला सवाल एग्जाम में बना करके आएगा। वो छोड़ ही नहीं सकता है क्योंकि इतने ना अच्छे से हमने इस वीडियो में बताया है और इतना धीरे धीरे और इतने अच्छा तरीका से समझाया है ना कि क्या कहे जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे इस वीडियो चैनल पर।
तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आपका छूट जाए। और अगर छूट गया ना तो समझ लीजिए कि परीक्षा में नंबर कम आएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफ़िकेशन ऑन रहेगा तभी तो हमारा वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुँचेगा ना। तो जल्दी से नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। और आप सभी लोगों को इसी प्रकार की और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जा कर के जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी साथी। व्हाट्सएप चैनल का क्या नाम है? ऑनलाइन स्टडी साथी। ओके, तो आप लोग वहां से भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर। उस चैनल पर जुड़ जाने व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाने के बाद आपको इसी प्रकार का और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि कुछ बच्चे हैं जो कि अच्छे से पढ़ करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।